युद्ध का हर बीतता क्षण हालात की गंभीरता बढ़ाता जा रहा है। पहले ईरान और इजराइल की जमीनें लहूलुहान हुई, फिर खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य बेस, अन्य रणनीतिक ठिकाने। इसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक तरह से ठप हो गया है और अब तो खाड़ी देशों की तेल इकोनॉमी को प्रभावित करने की ईरानी रणनीति सिर्फ हॉर्मूज तक सीमित नहीं रह गई। फारस की खाड़ी में इराक के बसरा पोर्ट के पास अमेरिकी जहाज पर ईरानी हमले में एक भारतीय की मौत हुई है। उधर ईरानी हमले का दायरा बढ़कर दुबई की एक लग्जरी सोसाइटी की बहुमंजिली इमारत तक पहुंच गया है। खाड़ी देशों पर ईरान के इस अंधाधुंध प्रहार के खिलाफ यूएन में 135 देशों ने प्रस्ताव पेश किया है, जिसका समर्थन भारत ने भी किया है। हालांकि भारत का ईरान के साथ कूटनीतिक संपर्क भी कायम है। सूत्रों के मुताबिक बातचीत के बाद ईरान ने भारतीय जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने की अनुमति दे दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में एस जयशंकर और अब्बास अरागची के बीच 3 बार की बातचीत में भारत की ऊर्जा जरूरतें और शिपिंग पर चर्चा की पुष्टि की है। लेकिन सवाल यही है कि खाड़ी के तेल पर ईरान के बदले से अभी कितनी बर्बादी आनी बाकी है। आखिर युद्ध से कब तक जलेगा समंदर? यही है आज का हल्ला बोल। पहले ये रिपोर्ट। युद्ध के बारूद से मानो समंदर जल उठा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो पहले से रणनीतिक हथियार है, लेकिन ये तस्वीरें इराक के नियंत्रण वाले बसरा के अल्फो पोर्ट के पास की है। जो तेल टैंकर आग का गोला बने दिख रहे हैं, उनके नाम हैं सेफ सी, विष्णु और ज़ेफिरोस। देर रात मार्शल आइलैंड के झंडे वाले अमेरिकी टैंकर सेफ सी, विष्णु और माल्टा के झंडे वाले ग्रीक टैंकर ज़ेफिरोस पर हमला हुआ। दोनों ने इराक में तेल भरा था। इराक में भारतीय दूतावास ने बयान में कहा है कि सेफ सी विष्णु पर हमले में एक भारतीय की मौत हुई है। अन्य 15 भारतीय क्रू को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। युद्ध किस तरह दुनिया की पेट्रोलियम इकोनॉमी को बर्बाद करने में जुटा है, उसकी गवाही बहरीन की ये तस्वीरें भी दे रही हैं। बहरीन की राजधानी मनामा के पूर्वोत्तर में मुहर्रक गवर्नरेट में ईरानी हमले हुए। ईरान के ड्रोन हमलों का शिकार ओमान के सलालाह पोर्ट के तेल टैंकर भी हुए हैं। इस हमले पर ओमान के सुल्तान ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से बात कर नाराजगी जताई। इस बीच ईरान के प्रेस टीवी ने फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक फील्ड रिपोर्ट दिखाई है। रिपोर्ट बता रही है कि IRGC के हमलों की आशंका के मद्देनजर जहाज आवाजाही से बच रहे हैं। हालांकि खाड़ी के देशों में समुद्र की गतिविधियों पर युद्ध की आग के बीच भारत के लिए कूटनीतिक राहत की रिपोर्ट है। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्री एस जयशंकर की ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची से बातचीत के बाद ईरान ने कुछ भारतीय तेल टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत दे दी है। युद्ध शुरू होने के बाद आज भारतीय समुद्र में पहला तेल का जहाज आने की तस्वीरें आई हैं। लाइबेरिया के झंडे वाला ये टैंकर जहाज शेनलोंग मुंबई पोर्ट के पास भारतीय सीमा में घुसा। इसका कैप्टन एक भारतीय था और इसमें सऊदी पोर्ट रास तनुरा से कच्चा तेल भरा गया था। जाहिर तौर पर भारत के लिए पश्चिम एशिया का ये युद्ध कूटनीतिक संतुलन की चुनौती लेकर आया है। भारत उन गिने चुने देशों में है जिसका ईरान से सीधा संपर्क बना हुआ है, लेकिन खाड़ी देशों पर ईरानी हमले के खिलाफ यूएन के प्रस्ताव पर दस्तखत करने वाले 135 देशों में भारत शामिल हुआ है। प्रस्ताव में ईरान से कहा गया है कि वो खाड़ी देशों पर फौरन हमला रोके। हालांकि ईरान पर कोई दबाव बनता नहीं दिखा है। दुबई के क्रीक हार्बर के पास एक बहुमंजिला इमारत पर ईरान ने हमला किया। ईरान के इन पलटवारों के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि ईरान में अब हमले के लिए कुछ बाकी नहीं रहा और ये युद्ध वो जब चाहें तब खत्म कर सकते हैं। ट्रंप के इस बयान के बीच इजराइल के चैनल 12 ने इजरायली सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से कहा है कि अमेरिका ने उससे अभी युद्ध खत्म की कोई योजना नहीं होने की बात कही है। इजराइल अभी मुख्य तौर पर लेबनान में हिजबुल्लाह को टारगेट कर रहा है। आज तक ब्यूरो। प्रेम शुक्ला जी आपके पास आ रही हूं और पहला सवाल मेरा आपसे यही है। शुक्ला जी, जो परिस्थितियां बन रही हैं वो बहुत ही भयावह है, क्योंकि अगर हम देखें तो अलग अलग जगहों पर देशों में ये आग फैल रही है। ईरान लगातार हमले कर रहा है और जिसकी आशंका थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो बंद करेगा, वहां पर एक तरह से वो रास्ता बंद कर रहा है। एक तो भारतीय जहाजों के रास्ते
में आने की स्थिति क्या है, नंबर 1। क्या वाकई ईरान भारतीय जहाजों के लिए अनुमति दे रहा है, इसकी पुष्टि आपसे चाहेंगे। तीसरी बात, हम अपने ऊर्जा संरक्षण के लिए, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, एलपीजी से लेकर तमाम चीजों के लिए हम क्या तैयार हैं और कैसी तैयारी है? शुक्ला जी। देखिए, निश्चित तौर पर वैश्विक संकट का दौर है। जिस तरह से ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध जारी है और जिस तरह से युद्ध का विस्तार होता चला जा रहा है, वो वैश्विक शांति के लिए बड़ा संकट और चुनौती निश्चित तौर पर है। लेकिन भारत ने अपने हितों की रक्षा के लिए दोनों पक्षों से लगातार वार्ता जारी रखी है। आज भी ईरान के विदेश मंत्री से हमारे विदेश मंत्री आदरणीय एस जयशंकर ने वहाँ से हमारी शिपिंग और हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के संबंध में वार्ता की। और आज ही होर्मुज स्ट्रेट से एक जो है तेल वाहक पोत मुंबई पहुंचा भी है, जो सऊदी अरेबिया से चला था। जितनी हमारी एलपीजी की आवश्यकताएं हैं, हमारी गैस की आपूर्ति, हमारी तेल की आपूर्ति, वो सुचारू रूप से संचालित होती रहे, इसके लिए लगातार भारत सरकार सक्रिय है। इसके लिए जो है, जो कमर्शियल एलपीजी गैस की आवश्यकता होती है, चूँकि रेस्टोरेंटियर्स के मन में बहुत सारी आशंकाएं हैं, इसके लिए 3 सदस्यीय इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, एचपीसीएल और बीपीसीएल के अधिकारियों की समिति का गठन किया गया है। हम एलपीजी गैस कहाँ से और ला सकते हैं, उस पर हमारी तैयारियां चल रही हैं। 10% जो है डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है एलपीजी गैस का बढ़ाया गया है। हमको तेल की आपूर्ति की कहीं कमी ना होने पाए, इसकी पूरी जो है इसको सुनिश्चित किए जाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। और एक बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, भारत वैश्विक तेल आपूर्ति का जो नेटवर्क है उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसलिए हम निश्चित तौर पर जो है तेल आपूर्ति के संकट से भारत को पूरी तरह से बचाने में कामयाब रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और किसी को भी अफवाहों का शिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अफवाहों के कारण जमाखोरी और कालाबाजारी जो है इसको गति मिलती है और उसके कारण लोगों के मन में जो है तमाम आशंकाएं होती हैं। इससे समस्याएं जो है बहुगुणित होती हैं, इससे बचने की आवश्यकता है। ठीक है, वो दरअसल ये कह रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी कि अंतर्राष्ट्रीय जो विपदा आई है वो किसी के लिए मौका ना साबित हो अफवाहें फैलाने के लिए। अगर भारत सरकार कोशिशें कर रही है, और देखिए दोनों तरफ से अगर आप देखिए तो तमाम जो खाड़ी देश जहां जहां पर ईरान हमले कर रहा है, हम 135 देशों के साथ उसके खिलाफ यूएन में अपने हस्ताक्षर भी डालते हैं। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार अब्बास अरागची के साथ संपर्क में है, और आज ही एक तेलवाहक जो जहाज है वो वापस आया है, उसी रास्ते से आया है सऊदी अरब से चलकर। तो हर मोर्चे पर दोनों ही के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन अगर अच्छा चल रहा है और तैयारी है, तो आपको नहीं लगता है कि इस वक्त पर देश में एक पैनिक फैलाने से बचना चाहिए विपक्ष को? अंजना जी, बिल्कुल सच बात है, अफवाह फैलाने से बचना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और सूत्रों के जरिए अफवाह फैलाने से तो और बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप झूठे सूत्रों के जरिए अफवाह फैलाएंगे तो निश्चित तौर में देश में पैनिक नहीं, भयंकर पैनिक होगा। इस बात से हम सहमत हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम अफवाहें फैला रहा है सूत्रों के नाम पर, वो अपने आप में अक्षम्य अपराध की तरीके से है देश में। इससे देश पैनिक में आएगा। अब वो कहते हैं ना कि झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। अभी आधे घंटे पहले रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया है कि हमारी 3 बार ईरान के विदेश मंत्री से बात हुई है। एक पत्रकार ने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के जहाज निकलेंगे? तो उन्होंने कहा हमारी चर्चा हुई है, इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। और हमारे यहां के सूत्र जो हैं वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि साहब बाहर आ गया, और बता रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक जहाज आज बंबई भी आ गया। अरे भाई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज चलेगा 20 माइल पर आवर के हिसाब से चलेगा, 1700 किलोमीटर है, यानी 2 या 3 दिन पहले जो जहाज वहां से निकला होगा सऊदी अरब से, सऊदी अरब के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, वो पहुंचा है आज। इस तरीके की अफवाहें जो लोग फैला रहे हैं वो आज की डेट में पाप के भागी भी होंगे और श्राप के भागी भी होंगे। देश में असलियत को जरूर आपको पहचानना पड़ेगा।